देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। सब अच्छा हो रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। मुस्लिम लीग के रहनुमा रोज टीवी पर बैठ के और बड़े बड़े मजमों से खिताब करते हुए नजर आते हैं, मगर हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बकौल वजीर आजम के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने अरबों डॉलर भेजे जिसका मुल्क को फायदा होगा। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ है। ये बातें लोगों को मुतमईन करने के लिए बहुत अच्छी नजर आती हैं, मगर आज का भयानक सच क्या आप जानते हैं? ये वो है कि इस साल महंगाई और बढ़ने जा रही है और लोगों की जिंदगी मुश्किल बनने जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने बजट में आम आदमी पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली है। और ये जो महंगाई बढ़ने जा रही है वो हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं आपके ही गवर्नर स्टेट बैंक, जिन्होंने महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई की है। साथ ही साथ माली साल 2025-26 में खाने पीने की अशिया महंगी होंगी और मजीद आम आदमी पर बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। आइए बात करते हैं और नजर डालते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, जूसेस, कार्बोनेटेड और सोडा वाटर पर इजाफी टैक्स लगेगा। इजाफी फ्लेवर या नॉन शुगर स्वीट्स महंगे हो सकते हैं। इन अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज है। दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज की गई है। च्युइंगम, कैंडी, चॉकलेट और कैरमल्स, पेस्ट्री और बिस्किट्स महंगे होंगे। इन अशिया पर टैक्स की शरह में जो 50% है वो इजाफा मुतवक्के है। आइंदा माली साल दफाई बजट में 160 अरब रुपए इजाफे का तखमीना है। तकरीबन दिफाई अखरीजात का तखमीना 2281 अरब रुपए है। मुस्लिम लीग नून वालों से यही सवाल है कि क्या आपने मुल्क को मसाइल से निकाल दिया है? अगर नहीं तो अपने खतमात में आवाम को बेवकूफ बनाया क्यों जाता है? पाकिस्तान इस वक्त बदतर हालत में है और दहशतगर्दी हम सबके सामने है। एक बड़ा सियासी रहनुमा जेल में है, जिसके लोग आज भी कह रहे हैं कि हमारे कायद को बाहर निकाले। वो नाराज बलोचों से भी बात कर लेंगे, बाकी मामलात भी हल कर देंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। The people are not being allowed to assemble anywhere. There's a protest going on in Islamabad and everywhere, and those protesters are being prevented from expressing their opinion by brute force. So the frustration is increasing. Terrorism may rise because of that, and Pakistan is under danger. That's why Imran Khan and Pakistan Tehreek-e-Insaf has always given the first option to negotiations rather than a street war, which can create bigger problems for Pakistan. जी, तो ये सारी बातें इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी फरहतुल्लाह बाबर साहब होंगे, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के सीसी के मेंबर भी हैं। मेरे साथ अहद अली शाह साहब एमएनए पीटीआई से और मलिक अब्दुल गफ्फार खान साहब हैं एमएनए है मुस्लिम लीग नून से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अहद अली शाह साहब आपकी तरफ आऊंगी। अहद अली शाह साहब, हुकूमत ने बजट में मजीद आम आदमी पर बोझ डालने जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ कहती है रोजाना की जी मईशत बड़ी अच्छी हो गई है। और जहां आज बात हो रही है जिसका चर्चा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर हुकूमत की तरफ से जारी है वो है तरसीलात ज़र, और वो उसमें कहा जा रहा है कि जी 37.4% इजाफा हुआ है इस साल मार्च में और पिछले मार्च में अगर देखा जाए। और ओवरऑल वो बात कर रहे हैं कि जी बाहर से पैसा बहुत आ रहा है। अगर पैसा बहुत आ रहा है और सारी चीजें इसी तरह से चल रही हैं तो सवाल ये है कि आम आदमी को फिर बजट में पीसने की तैयारी कर ली गई है। क्या ऑपोजिशन किसी तरह से इस बजट को रोकने में कामयाब होगी जो लेकर आया जा रहा है, या फिर पिछली दफा की तरह ये बजट भी पास हो जाएगा और आम आदमी पिस जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, जिस तरह आपको बात मालूम है कि जब से ये फार्म 47 की गवर्नमेंट वजूद में आई है तो सबसे पहले ये जो दावा कर रहे हैं कि तफसीलात ज़र में इजाफा हो चुका है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन वो तो जस्ट वो बेसिक जो रकम है वो घरों को भेज रहे हैं और ना उनको कोई मजीद इरादा है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप हमारी गवर्नमेंट के साथ कंपेयर करें तो आप खुद भी अगर अपने इर्द गिर्द जो आपका फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, उसमें आप देख लें
تو آپ فیل کریں گے کہ اس وقت پہ لوگ کتنا بے تحاشا پیسہ پاکستان بھیج رہے تھے، کیونکہ پاکستان میں ایک بہترین ایک ایک رجحان تھا کاروبار کا، کنسٹرکشن کا، ریل اسٹیٹ کا. لوگ آ رہے تھے پاکستان میں، پیسے انویسٹ کر رہے تھے پاکستان میں، رہنے لگے تھے. مگر اس کے باوجود، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اور اس کے برعکس جو اب یہ جو بجٹ پیش کر رہے ہیں، تو دیکھیں بجٹ میں ٹیکس لگانا کوئی غلط بات نہیں ہے. میں یہ بات ڈینائی نہیں کرتا کہ ہمیں ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، بٹ ہمیں جو ہمارا جو ریونیو ہے، ٹھیک ہے، ہمیں مزید مواقع تلاش کرنے چاہیے ریونیو کے. مگر افسوس کے ساتھ کہ یہ حکومت وہی گھسے پسیڑے پرانے فارمولے استعمال کر رہی ہیں، وہی غریب لوگوں پہ ٹیکس در ٹیکس، وہی ٹیکس. یعنی آپ خورد و نوش کی چیزوں پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں، آپ بجلی کو بلوں پہ ٹیکس لگاتے ہیں، آپ گیس پہ ٹیکس لگاتے ہیں، آپ پیٹرول پہ ٹیکس لگاتے ہیں. تو آپ ان چیزوں سے اگر اپنا بجٹ پورا کریں گے تو یہ ایک ناکام حکومت کی اور ایک فارم 47 حکومت کی یہ ایک علامت ہے کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی روڈ میپ ان کے پاس نہیں ہے کہ اپنے معیشت کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. یہ وہی کاپی پیسٹ لے کے IMF سے ایڈوکیشن لے کے اپنی بجٹنگ کر رہے ہیں. تو ہماری تو بھرپور کوشش ہوگی کہ اسمبلی میں اس بجٹ کو پاس نہ ہونے دیا جائے. مگر آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کرا دی تھی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسی طرح یہ بجٹ بھی ایوان سے پاس کرا دیں گے، کیونکہ ان کی ایوان میں کوئی حیثیت ہے نہیں. اور اپوزیشن جتنا ہو سکے گی اس پہ اپنا رول پلے کرے گی، اس کی مخالفت کرے گی، اس کو مسترد کرے گی. مگر جن کے پاس اختیار ہے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم بھی فیصلہ کر چکے ہیں وہ. اور اس کے بعد یہ جو بجٹ جو ہے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح یہ بجٹ بھی پاس ہوگا. اچھا، ایک طرف تو دیکھیں بجٹ کا معاملہ ہے، اب سوال یہ کہ اگین جب کہتی ہے حکومت کے مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن آج گورنر اسٹیٹ بینک کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے نا ان کی، کہ انہوں نے کہا مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں اب اضافہ ہوگا، اب کمی نہیں آئے گی. اور عام آدمی پہ یہ جس طرح سے چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی بجٹ سے، ابھی جو ہمارے جو سورسز کہہ رہے ہیں فرسٹ ہینڈ کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی، اور یہ عام آدمی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں جو بڑھنے والی ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر یہ چیزیں بڑھتی ہیں، جی آپ نے تو بہت کا نام لکھ کے کہہ دیا کہ اسٹیٹ بینک یہ فرما رہے ہیں. اگر آپ کسی عام بندے کے پاس سمجھ جائے تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے ذریعے عوام کو اتنا شعور دے دیا ہے کہ ان باتوں پہ آج کل پاکستان کی عوام بھی سمجھتی ہے. یہ جس طرح کاسمیٹیکلی جو ہے اپنی معیشت کو سنبھال رہے ہیں، تو اس کا بلاسٹ ان قریب ہونے والا ہے. اور مجھے خدا نخواستہ جو پریڈکشنز کی گئی تھی ہماری گورنمنٹ کے بعد، تو جتنے بھی آپ کے تجزیہ کار تھے انہوں نے جو پریڈکشنز کی تھی ڈالر کے حوالے سے، گولڈ کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اسی سمت پہ جا رہے ہیں جس کی نشاندہی ہمیں 2 سال پہلے ہی ہو چکی تھی کہ بھئی ہماری معیشت اس طرف جا رہی ہے. اور یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک سٹوپڈ ایکٹ ہے کہ یہ اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو سنبھال لیا ہے. انہوں نے معیشت کی صرف میک اپ کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے یہ اس معیشت کو پیش کر رہے ہیں. خدا نخواستہ میں نہیں چاہتا کہ میرا ملک ہے پاکستان ہے اس کی معیشت خراب ہو، مگر جن کے ہاتھوں میں جن بے شعور لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے ملک کا اس وقت اقتدار ہے، جس کی جس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ مکمل ہی نالائق اور انکمپیٹنٹ اور ایسے لوگ ہیں کہ اللہ ہمیں سے بچائے. اور یہ مزید پاکستان کی قوم کو مزید مشکلات میں ڈال رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں خدا نخواستہ یہ بات کرتے ہوئے، یہ تنقید کرتے ہوئے میں اچھا بھی نہیں لگتا. ہم نہیں چاہتے کیونکہ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ان کی انگلینڈ میں جا کے اپارٹمنٹ لے لینے ہیں. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کا ایسا حال ہو کہ جہاں پہ ڈالر جو 1000 روپے کا ہو یا 500 روپے کا ہو، اور عام آدمی کی پہنچ سے سبزی، گھی، چینی، آٹا وہ نکل جائے. تو اللہ ہم کا رحم فرمائے، اللہ ہمارے عمل کا رحم فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ ان کو جلد عقل آ جائے اور یہ حق اور سچ کا ساتھ دے، ان کی آنکھیں اللہ کھولے اور اللہ ہماری جان سے بہت جلد چھڑائے. ٹھیک ہو گیا ہے. ملک عبدالغفار صاحب آپ کی طرف ہوں گے. ملک صاحب، یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر خود کہہ رہے ہیں، اور پھر جو نمبرز ہم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں بجٹ میں جو ٹیکس ریونیو بڑھانے کے مشن کے حوالے سے، اور میں نے ابھی سارے وہ نمبرز پڑھ دیے جو عام آدمی سے ریلیٹڈ چیزوں پہ لگ رہے ہیں، تو اس سے تو پھر عام آدمی پسے گا. کہاں ریلیف مل رہا ہے؟ گورنر اسٹیٹ بینک خود کہہ رہے ہیں مہنگائی آگے بڑھنے جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں
फिर जो ये दावे और नारे होते हैं कि जी बहुत रिलीफ दे दिया आवाम को तो रिलीफ किसी सूरत नजर नहीं आता मिलता हुआ। जी तो सही फरमा रही है, गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है रिलीफ देने की, मगर ये मिडिल मैन जो है, जैसे हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कल बड़ी लंबी चौड़ी कॉन्फ्रेंस की इस पे, आप लोगों को पता होगा 100%। जी तो उसका इंशाल्लाह तदारत कर रहे हैं जी, लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस हद तक आपकी बात सही है, मिडिल मैन जब तक बीच में से नहीं निकलेगा, आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा, लोगों को उसकी सहूलियात मुकम्मल तौर पे बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं होंगी, महंगाई कम नहीं होगी, लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। इस पे इंशाल्लाह दिन रात हम काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरी टीम हमारी, और इंशाल्लाह हम काबू में। अगर किसी को जाऊँ तो सकता है, वो ठीक आपकी आवाज़ मुझे बहुत ख़राब आ रही है। विल ट्राई टू गेट कनेक्ट विद यू अगैन बिकॉज मुझे बहुत क्लियर नहीं है, आवाज़ बिल्कुल भी आ रही है। मलिक अब्दुल गफूर साहब की मैं फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की तरफ आऊँगी। फ़रहत साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। फ़रहत साहब 2-3 चीज़ें जो आपसे मैं पूछना चाहूँगी। एक चीज़ तो ये कि अब हुकूमत जो बजट बनाने नया जा रही है, ऑफ कोर्स आप उनके साथ बैठे हैं हुकूमत के अंदर भी, और इस वक्त जो हम आज स्टेटमेंट देख रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक का, दैट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट महंगाई बढ़ने की रफ्तार के हवाले से। तो पिछली दफ़ा भी बजट पास हो गया था, और क्या इस दफ़ा भी आप लोग फिर क्या करेंगे? बजट पास हो जाएगा? पिछली दफ़ा भी ये कहा था कि जी कहा गया था जब बजट पास हुआ कि मुल्क की वसीतर मफाद में करना पड़ा बैठ के, तो अब आम आदमी के वसीतर मफाद का कौन सोचेगा फिर? शुक्रिया जी। मैं फ़रहतुल्लाह बाबर बात कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि बजट में और आम आदमी की जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ कितना। हमारे यहाँ एक अलमिया है, और ये अलमिया जो है अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड है, और वो ये है कि हर बजट में तकरीबन जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनको न सिर्फ छूट मिलती है बल्कि मराहत मिलती हैं, और जो गरीब तबका है उस पर ज़्यादा दबाव आता है। और ये मोर और लेस पैटर्न यही रहता है, अगरचे बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि गरीब को भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। 4 बड़े एरियाज हैं। नंबर 1 रियल इस्टेट, नंबर 2 डिफेंस का नॉन कॉम्बैट एरिया, नॉन कॉम्बैट की बात कर रहा हूँ, जंग वाली की बात नहीं कर रहा, गैर दिफाई जो उसका हिस्सा है, और फर्टिलाइजर और ऑटोमोबाइल। ये 4 जो शोबे हैं ये हमेशा बड़े पैम्पर्ड रहे हैं, और इनको कोई भी सियासी हुकूमत आसानी से उसमें तब्दीली नहीं कर सकती, खा मौजूदा हुकूमत हो या खा पुरानी हुकूमतें हों। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ है वो इन चीजों के ऊपर है कि प्रिविलेज्ड क्लासेस को हम टच नहीं कर सकते। नंबर 1 जो आपने महंगाई की बात की है, जो स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने भी कहा है कि महंगाई बड़ी बड़ी हाँ दुरुस्त है, क्योंकि स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहे थे दुरुस्त होगा, लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी देख रहा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा नजर आता है कि शायद महंगाई कम हो गई है। मसलन अब वाकई अगर देखा जाए तो महंगाई कम हो गई है, बिलखुसूस हमारी ही इस हुकूमत के जिसका हम उनके इत्तेहादी हैं, ये भी हुआ कहा गया है कि गंदम की कीमत कम हो गई है, रोटी की कीमत भी कम हो गई है। लेकिन देयर इज ए कैच इन दिस। वो कैच ये है कि गंदम की कीमत कम हो गई और रोटी की कीमत कम हो गई, लेकिन व्हाट द कॉस्ट ये है कि किसान जो है वो मारा गया है, और हम तो जो आम आदमी है उसकी रोटी सस्ती हो गई है, आम कंज्यूमर के लिए गंदम सस्ता हो गया है। लेकिन मैं अपने तसव्वुर की आंख से देख रहा हूं कि खौफनाक फूड सिक्योरिटी का बहरान आने वाला है, और वो ये है कि अगर ये किसान जो हमारे बददिल हो जाएं और इनको घाटे का सौदा हो और ये गंदम की काश्त छोड़ दें और किसी और तरफ चले जाएं, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपको 1-2 साल में एक बड़े खौफनाक बहरान का सामना करना पड़ेगा। मुझे आज तो रोटी शायद सस्ती मिल रही है, गंदम सस्ता मिल रहा है,
but I can see with my mind's eye that we are heading towards a serious food security crisis. तो इन चीज़ों को देखने के लिए रियली मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को मिल बैठना होगा. आपको प्रिविलेज्ड क्लास को जो मराहत और छूट मिली है उन पर आपने उन प्रिविलेज्ड क्लास से बात करनी है और कहना है कि देखो ऐसा नहीं चलेगा. वो किसका आर्टिकल था कि ये कंपनी इस तरह नहीं चलेगी. तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा बजट का स्ट्रक्चर इसी तरह रहा जिस तरह गुज़िश्ता कई बरसों से है, अशरों से है, तो फिर आपके लिए रास्ता बड़ा मुश्किल होगा. तो मेरी तो ये ऑब्जर्वेशन है रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि जो मौजूदा हुकूमत है मेरी सियासी जमात और मैं भी उसका पार्लिमान में हिस्सेदार हूँ. थैंक यू सर. इस पे यही मेरा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट. आपने आखिरी, चूंकि आपने इतनी ज़बरदस्त बातें की, लेकिन लास्ट लाइन जो आपने की ना, वहाँ पे आके हम सब पे वही सवाल करते हैं वेरी रिस्पेक्टफुली कि सर आपके जैसे लोगों को हमने देखा शुरू से वोकली बात करते हुए, पार्टी के अंदर भी जो नैरेटिव राइट होता था उसके ऊपर एक स्टैंड, प्रिंसिपल स्टैंड लेते हुए. तो आज वो क्या हो गया है, क्योंकि आपकी पार्टी के चेयरमैन भी बैठे हैं इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हैं, फर्स्ट लेडी भी बैठी हैं, सब लोग हैं, लेकिन फैसले नहीं हो पा रहे हैं. ये आपने दुरुस्त कहा है कि हमारी पार्टी, मैं समझता हूँ कि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि बजट के ऊपर जो खींचातानी हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस हद तक इसको दुरुस्त कर सकती थी उसने अपना रोल प्ले किया. ये आप कह सकती हैं एंड आई वोंट डिस्प्यूट दैट कि हाँ इससे ज्यादा करना चाहिए था. लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई दबाव नहीं डाला या इन चीज़ों का अदराक नहीं किया, ये मेरा ख्याल दुरुस्त तजिया नहीं है. वो तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि तमाम सियासी जमातें, आप गुज़श्ता 20 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, इन 4 सेक्टर्स में जो मैंने आपको गिनवाए, किसी भी सियासी जमातें, हाँ कुछ लोगों ने एफर्ट की होगी. तो ये आप ये पूछ सकती हैं कि भाई फिर मैंने क्या किया. हाँ ये भी से अच्छा मुनासिब सवाल होगा. तो मैं उसके जवाब में ये कहूँगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आवाज़ उठाऊँ और कुछ लोगों को कहूँ कि वो भी अहले आवाज़ बने. तो इससे ज़्यादा तो मैं पार्टी के अंदर रहकर या पार्टी के बाहर भी रहकर ज़्यादा मेरी औकात नहीं है. लेकिन आवाज़ उठाना, इस हुकूमत के साथ पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होना, उसके बाद भी आवाज़ उठाना, मैं समझता हूँ कि ये मुझे भी करना चाहिए, औरों को भी करना चाहिए और यही आगे बढ़ने का रास्ता है. सर अब चूंकि जैसे आपकी प्रेजेंस है बड़ी वैल्यूएबल, मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आप सीनियर हैं, आपका इस पे भी क्या कहना है, ये जो इस कनाल्स का और मिनरल्स एंड माइंस बिल का, आज देखिए बलूचिस्तान असेंबली से पास हो गया मिनरल्स एंड, उस पर तमाम लोग ये बात कर रहे हैं. मैं हाफिज अब्दुल्ला साहब का भी देख रही थी, कल मौलाना साहब कराची में थे 2 दिन पहले, उन्होंने हमें बुला के वहाँ भी बड़े रिजर्वेशन जाहिर किए, कराची के सारे साफियों को उन्होंने बुलाया हुआ था, आई वाज आल्सो देयर. तो मौलाना साहब भी कह रहे थे ये जो मिनरल्स एंड माइंस बिल पास हुआ है, ये इस पर सब बड़े स्ट्रेट हैं और बहुत ही क्लियर एंड लाउड हैं कि जी 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है, सूबों का हक मारने वाली बात है. और आप चूंकि वहाँ बैठे हैं, आप ही के सीएम हैं इस वक्त, और सारी सिचुएशन बलूचिस्तान में भी आप और नून लीग लेके चल रहे हैं हुकूमत. तो ये तो देखें ना, जिस तरह कैनाल्स के मामले पर है, इसी तरह से मिनरल्स एंड माइंस का भी केस है. लेकिन व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग इट, हम उसमें क्यों एक तफरीक डाल रहे हैं, उसमें हम क्यों डिफरेंस पैदा कर रहे हैं. और ये इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इनको जिस तरह से डील किया जा रहा है, डू यू रियली थिंक, आपकी अपनी जो बसीरत है सारी और सारी चीज़ उसको देखते हुए आप क्या समझ रहे हैं, वाकई इसको सही तरीके से डील किया जा रहा है? आपने 2 इश्यूज का जिक्र किया है, बड़ा मुख्तसर मैं आपको बता दूं, पानी का और मिनरल्स का. और जो पानी का इशू है, जो 6 कैनाल पंजाब में बन रहे हैं, मैं बरमला आपसे कहता हूं कि ये बहुत ही गैर दानिशमंदाना और गलत फैसला है. ये सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं, ये फेडरेशन के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है. ये जो 6 नहर बन रहे हैं, अगर तो ये जो नहर बन रहे हैं, इनके लिए पानी, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि पानी नहीं है. पंजाब की हुकूमत कहती है कि पानी है. हम ये कहते हैं कि जो आपके मौजूदा अनहार हैं, अगर आपने ये नए नहर बनाने हैं तो आप पानी कहाँ से लोगे. इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया कि आप ये पानी कहाँ से लोगे. मुझे इस बात पर एतराज नहीं है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी 1991 के वाटर अकॉर्ड के तहत, खा वो बागात को पानी दे, खा वो पानी पिए, खा वो पानी से नहाए, उस पर तो मुझे एतराज नहीं है.
मुझे एतराज ये है कि जनाब आपके पास पानी है ही नहीं। आप कहते हो कि पानी है, अगर आपके पास पानी है तो आप मुझे ये बताओ कि 1951 के एकॉर्ड के तहत आपको जो पानी मिला है, जो मौजूदा नहरों में जारी है, आप किस नहर से वो पानी लेकर इन नए नहरों में डाल रहे हो? आप अभी तक ये नहीं बता रहे। चलो ये भी ना बताओ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखें, आपने कहा कि जी पानी है, मैंने पूछा कि पानी कहाँ है, तो आपने कहा कि जी ये तो इरसा ने पिछले साल कह दिया था कि पानी के ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा, इरसा ने कह दिया, तो वो कौन सा इरसा था? इरसा में आईनी सूरत हाल ये है कि आपका एक मेंबर सूबे से, हर सूबे से मेंबर होगा और मरकज से होगा, और साथ ये भी है कि मरकज का जो मेंबर इरसा का होगा उसका ताल्लुक सिंध से होगा, क्योंकि सिंध लोअर राइपेरियन है, तो ये स्ट्रक्चर में डाला गया है कि उसका मेंबर सिंध से होगा। अच्छा, आपने 2010 तक तो सिंध का मेंबर था, 2010 के बाद आपके इरसा में सिंध का मेंबर नहीं है। तो अगर पिछले साल इरसा ने कहा कि जा मेरे हिसाब के मुताबिक पानी है, तो वो कौन सा इरसा था? वो इरसा वो था जो गैर कानूनी था, जिसके अंदर मरकजी मेंबर इरसा का सिंध से नहीं था और अब भी नहीं है। चलिए वो सारी बातें छोड़ दें। आईन कहता है 151 आर्टिकल के तहत कि पानी का मसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय होगा। भले आप इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों नहीं ले जाते? तो ये मेरा आपके बारे में ये कहूँगा कि पानी का इशू ये किसी एक सियासी जमात का नहीं है, ये पाकिस्तान की फेडरेशन का है। तो सर इसी तरह मिनरल्स एंड माइंस जी बिल का भी तो यही है। मिनरल्स एंड माइन के बारे में आपको बताऊं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, ये मिनरल्स एंड माइंस तो जो खैबर पख्तूनख्वा में मेरे सूबे में जो ट्राइबल एरिया, जो फॉर्मर ट्राइबल एरिया से और अब मर्ज हो गए, वहां भी है। तो ये जो मिनरल्स और ये है, ये आईन के मुताबिक सूबे का इसके ऊपर हक है, लेकिन न गैस की रॉयल्टी और ऑयल की रॉयल्टी, न नेट हाइडल प्रॉफिट का जो पानी का है, और न इन मिनरल्स का वहां पर जो है खैबर पख्तूनख्वा के मर्ज में नहीं हो रहा। आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारा अलमिया ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि वो आइन से बालातर हैं। आप आइन पे अमल दरामद के लिए आवाज उठाएं, और चूंकि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आइन को तो कुछ लोग कागज का टुकड़ा समझते हैं। आप देखिए ये जो हमारे ट्राइबल एरिया में, जिसको मैं देख जी रहा सर, हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, पीटीआई और जेयूआई जैसी ऑपोजिशन की बड़ी जमातें वो यही समझ रही हैं कि जो आपके साथ पंजाब में हो रहा है कैनाल्स के मामले पे, वो उनके साथ केपी में और बलूचिस्तान वालों के साथ हो रहा है, और वो आप और नू लीक कर रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमतें हैं और आप ये फैसले फिर कर रहे हैं जिस तरह से पास हो गया बिल बलूचिस्तान असेंबली से। देखिए, ये जो आपने बलूचिस्तान की हुकूमत की है और आपने कहा है कि वो आपकी हुकूमत है, हाँ आप कह सकते हैं एक लिहाज से, लेकिन मैं आपको दूसरा रुख पेश कर दूं। हमारे बलूचिस्तान का ये जो आपने कहा ना कि अब कानून पास हो गया और ये हो गया वगैरह वगैरह, ये किसने पास किया? क्या आप बलूचिस्तान की असेंबली को आप वाकई समझती हो कि वो लोगों के वोटों से आई है? जब आपके हाँ, एंड लेट अस कॉल अ स्पेड, लेट अस नॉट मिंस वर्ड्स। अगर आपका एक जो लोग आप कहते हो कि वो मुंतखब हो गए हैं, उनके पीछे कोई अवाम का वोट न हो और आपने मुसल्लत किया हो, मैनिपुलेटेड पावर ट्रांसफर हो, मैनिपुलेटेड इलेक्शंस हो, 2018 का इलेक्शन आरटीएस के बैठने की वजह से मैनिपुलेट हुआ, 2024 का मैनिपुलेट हुआ जब वहां पे आपका इंटरनेट ही बैठ गया। तो जब आपकी हुकूमत जो है, मैं मानता हूं कि आप ये कह सकते हैं कि वो तो इतने लोग पीपीपी के, जी सर, हुकूमत तो आपकी ही है, आपकी और नून लीग के इत्तेहादी हैं आपस में, और सीएम भी फिर आपके ही है वहाँ। Of course, I'm saying it openly कि देखिए, जब तक आपका बुनियादी मसला तो बलूचिस्तान में इस वक्त ये तो नहीं है, बलूचिस्तान में आपका इस वक्त जो बुनियादी मसला है वो दो हैं, एक लापता अफराद का और एक लोगों की जेन्युइन वोटों से मुंतखब शुदा हुकूमत का। सर बात ही खत्म कर दी आपने तो अग्री करके सब कुछ। बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फरतुल्लाह बार साहब। आपके इसी पे अदली शाह साहब की तरफ जाऊंगी, इसी को लीड लेते हुए। अदली शाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है फरद साहब की भी, बड़े सीनियर हमारे सर, उन्होंने इस बात को एग्री कर लिया, तो फिर बात ही क्या आप करें मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर जो हो रहा है, सिमिलरली कैनाल्स पे जो हो रहा है,
اور آج بھی جو بلوچستان اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے، جس طرح سے پاس ہوا ہے، وہ بھی ایک بڑا ہی مضحکہ خیز معاملہ ہے، اور اس کے اوپر بڑی کیٹیگوریکلی سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پھر 18ویں ترمیم کے اوپر اگین ایک ضرب لگانے والی بات ہے، اور یہ وہی 18ویں ترمیم ہے جو پیپلز پارٹی نے دی، اور آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے. جی دیکھیں، بابر صاحب جو ہیں بڑے ہمارے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک اور قابل سیاستدان ہیں. اچھا ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو سچ کو سچ کہتے ہیں اور حق کی بات کرتے ہیں، دبی الفاظ میں کر لیتے ہیں، مگر یہ بھی اس وقت میں کہنا بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، جس طرح آپ نے بات کی 18ویں ترمیم کی، تو 18ویں ترمیم میں صوبے جو ہیں کچھ سیکٹرز میں وہ خود مختار ہے، تو اس سیکٹرز میں مائنز اینڈ منرلز بھی آتا ہے. اب جو یہ بل جو پیش کیا جا رہا ہے، جو باقی صوبوں سے بلوچستان میں، کیونکہ منرلز زیادہ سے زیادہ یا بلوچستان میں یا گلگت بلتستان میں یا خیبر پختونخوا میں ہے. تو اب بلوچستان کی بات تو بابر صاحب نے خود ہی اس کو اون کر لیا کہ وہاں پہ جس طرح کی حکومت ہے، جس طرح کی اسمبلی ہے، تو اس پہ تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. مگر خیبر پختونخوا میں جو ہے عوام کی منتخب حکومت ہے، اور اس حکومت کا اور اس ایوان کا اس بل پہ اعتراض یہ ہے کہ اس بل جی دیکھیں قانون سازی، اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قانون سازی کے خلاف ہے یا آئین اور قانون کے خلاف ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد جماعت ہے جو اس آئین اور قانون کی جنگ لڑتے لڑتے اپنے درجنوں ہزاروں کارکن جو ہیں وہ جیل ان کے جا چکے ہیں. ان کا قید جو ہے 2 سال سے جیل کاٹ رہا ہے. ہمارے سینکڑوں جو ہمارے کارکن ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے قانون کو خود سے بالادست سمجھتے ہیں یا آئین و قانون کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. ہم کسی قانون سازی کے خلاف نہیں ہیں، مگر قانون سازی وہ جو عوام کے یا صوبے کے یا لوگوں کے مفاد میں ہو. اس مائنر بل ایکٹ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو صوبے کی جو اختیارات ہے اس میں وفاق کے انٹرفیرنس کو وہ آ رہی ہے. دوسرا اس میں یہ بات ہے کہ اس میں جو اسٹریٹجک منرلز کا ذکر کیا گیا ہے اس ایکٹ میں، کہ اس منرلز کا جو ہوگا اس کا مائی باپ یا اس کا والی وارث جو ہوگا، تو جو اس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، تو اب یہ اختیار جب چلا جائے گا صوبے سے کہ بھئی اسٹریٹجک جو منرلز ہے اس کا تعین کون کرے گا اور اسٹریٹجک منرلز کون سے ہیں. ابھی اگر کوئی بھی اچھی مائن ہے یا کوئی بھی اچھا منرلز ہے، اگر کل وفاق کہہ دے کہ یہ جو ہے اسٹریٹجک ہے، تو کیا وہ اسٹریٹجک ہو گیا؟ صوبے کے لیے اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ صوبے کے مفاد میں ہے. تو اس طرح صوبے کی اور وفاق جو ہے اس میں ایک بہت بڑی دراڑ آئے گی، آئینی بھی آئے گی، قانونی بھی آئے گی، معاشرتی بھی آئے گی، اور اس سے رنجش بڑھے گی. اور دوسرا یہ 18ویں ترمیم کے کھلا خلاف ورزی ہے. آپ قانون کے اوپر قانون بنا رہے ہیں، تو پھر آپ خیبر پختونخوا کو تو آپ پہلے بھی جو اس کی گیس کی رائلٹی ہے، جو اس کی بجلی کی رائلٹی ہے، ابھی بھی وفاق اس کا مرکوز ہے. وفاق اس کو وہ حق آج تک نہ دے سکا. تو اس کے بعد اگر وفاق ایک اور نیا پینڈورا باکس کھولتی ہے مائنر اینڈ منرلز ایکٹ کے نام پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جتنی بھی خیبر پختونخوا کی پارلیمنٹیرینز کے بیانات دیکھ لیں یا کیبنٹ کا جو اس پہ ریئیکشن دیکھ لیں، تو یا جو ہماری پارٹی کا اس پہ چانس دیکھنے کو پولیٹیکل کمیٹی کا، تو ہماری پارٹی نے پورے یہ بل جو ہے یہ ایکٹ جو ہے یہ اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کھلا کیا ہوا ہے. اور اس چیز کو انہوں نے خان صاحب سے بیٹھ کرنے کا بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھئی یہ بل جو ہے خان صاحب کے پاس جائے گا، اور اس پہ حتمی جو ہوگی وہ عمران خان صاحب دیں گے، اور پارٹی اس پہ اپنا سٹانس دے چکی ہے. مگر وفاق میں نہیں کہوں گا، جو وفاق کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میں کل کے بات کر سکتا ہوں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اس ملک کو جس طرح ایک کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے اسمبلیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس طرح یہ جتنے بھی ہمارے 2 صوبے ہیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا، تو یہ تو ویسے بھی پاکستان میں ایسے صوبے ہیں کہ جتنے دھماکے ہوتے ہیں، ڈرونز ہوتے ہیں، تو یہ جتنے خودکش ہوتے ہیں، جتنے لاپتہ افراد ہوتے ہیں، وہ انہی دو صوبوں سے ہوتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ معدنیات جو ہیں، سب سے زیادہ جو خزانے ہیں، وہ ان 2 صوبوں میں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات، یہ نامعلوم لاشیں، یہ ڈرون اٹیکس، یہ خودکش حملہ آور، اور یہ
ये सब कुछ पंजाब में हमें देखने को नहीं मिलता, ये हमें सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिलता है। हमें बिजली की लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में नजर आती है। जब हम पंजाब आते हैं, अटक का पूरा क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद फिर वो अफेयर्स बन जाता है। उसके बाद ना बिजली की लोड शेडिंग होती है, फिर ना वहाँ पे लाइन लॉसेस होते हैं, फिर ना वहाँ पे रिकवरीज की कोई इशू होता है। तो मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आ रही कि वफाक जो अपने पिछले वादे, जो पिछले अपने कानून पास किए हुए हैं, उस पे आज तक, उस आईन और कानून पे वो आज तक अमल दरामद ना कर पाई। जो पिछले एतवार से जितनी भी मेजोरिटी टाइम है हुकूमत में, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। तो ये जो मदे इस 35-40 साल में खैबर पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को उसका जो ड्यू राइट था, उसका 5% भी ये आज तक ना दे पाई। तो अगर इसके आगे जाके ये यहाँ पे और भी हमें कानूनन हमारे हाथ पैरों में ये जंजीरें बांध लेते हैं, हमें कानून की जंजीरों से बंद करके हम पे और कानून मुसल्लत करते हैं, तो उसके बाद तो फिर हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारे बलोच भाई हैं, तो इनकी मेरिट में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। ठीक हो गया है। मलिक अब्दुल गफूर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी 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 गफार साहब, मेरा आपसे सवाल यही है अगेन, अब पीपल्स पार्टी का भी आपने मौक़िफ़ सुना, फरहतुल्लाह बाबर साहब बड़े सीनियर बैठे और अपोजिशन का भी सुना। अब मिनरल्स एंड माइंस के बिल पे और किनाल्स के मामले पे दोनों ही सारी जमातें अगेंस्ट हैं कि ये दोनों काम ठीक नहीं हो रहे, लेकिन बज़िद है आपके नहीं करने हैं। तो ऐसे फेडरेशन मुतासर नहीं होगी और सूबों का हक मारा जाएगा, तो 18वीं तरमीम भी इसमें तो बड़े ही इफेक्टिव, बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर भी बड़े असरात मुरतब होंगे। जी नहीं, आप बिल्कुल सही। फरहतुल्लाह साहब हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बड़े माशाल्लाह बजे हुए। पीपल्स पार्टी और हमारा आपस में इलाक है, हम पीपल्स पार्टी के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर कैनाल के हवाले से प्रेसिडेंट साहब ऑन बोर्ड हैं, उन्होंने साइन किए हैं, तब ये काम शुरू हुआ है। अभी इस वक्त फिल वक्त इस पर कोई बात मैं नहीं समझता हो सकती हो, सिंध ने इस पे स्टे किया हुआ है। और मिनरल्स एंड माइंस बिल पे भी पूरी ऑपोजिशन अगेंस्ट है। मिनरल माइंस के जो हवाले पीटीआई के हवाले से जी सुने जी, देखिए ये सूबे का मसला है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, मगर बलूचिस्तान जो असेंबली है वो सूबे की है ना जी, उसने बिल पास किया है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त, चीफ मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का वहाँ, उन्होंने बिल पास किया है, उनको बेहतर पता होगा ना। लेकिन वो किस तरह से भी आपने फरद साहब की बात सुन ली ना कि बलूचिस्तान की जो असेंबली है वो किस तरह बनी है और वहाँ क्या सूरत हाल है। नहीं देखो ना, फरद साहब इस तरह मैं नहीं समझता, मैं तो इस बात से इत्तेफाक नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट है, जमहूरियत है, MPs है, उन्होंने वोट दिया है, उससे बिल पास हुआ है। अगर वो बिल पास नहीं करते तो जबरदस्ती नहीं हो सकती थी ना, तो नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात नहीं देती। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। गंदम के हवाले से जो भरत साहब फरमा रहे थे, इस पर मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब से डिस्कस की है, प्राइम मिनिस्टर भी की है। तो ज़रूरी जो मामलात है हमारे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के किसान परेशान हैं, क्योंकि खाद, बीज, स्प्रे का रेट बहुत ज्यादा है। ये गंदम का रेट तो किसी सूरत में जिम्मेदार को बारे नहीं है इस रेट में, उस पर हम बात कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है इस पर जरूर काश्तकारों को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। फरहतुल्लाह बाबर साहब हमारे साथ थे, आदिल शाह साहब थे, मलिक अब्दुल गफ्फार खान डोगर साहब थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। इसी के साथ जी अपनी मेजबान नसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।